चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड सेकेंड है एडजस्टमेंट। तो आइए पहले अपने लोग कवर करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन ये क्या कहता है। आपने चैप्टर नंबर 3 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। वो क्या कहता था? तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता था एवरी ट्रांजैक्शन हैव टू बैलेंस, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों का अमाउंट इक्वल होगा। तो इसी को आइए अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, जो क्या ये कहता है। बात तो वही है, बट जब एग्ज़ाम में हमें पूछेगा तो फिर वहाँ तो लिखना पड़ेगा ना। तब हम तो ये नहीं बोल देंगे जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऐसे था, है बात वही, बट इसका थोड़ा लिखने का अपना तरीका है। तो आइए पहले लिखते हैं डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो पहला पार्ट हमारा हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है, ये किस पर बेस्ड है? तो जैसा कि मैंने कहा था, ये डुअल कॉन्सेप्ट पर ही बेस है। तो एक पॉइंट इसका अपने लोग यही लिख देते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन dual concept of accounting, dual aspect concept of accounting। एक तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट हम इसी का बना देते हैं, जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता क्या है। तो आइए इसे भी लिख लेते हैं। इट मीन्स every transaction has two aspects, जैसा कि one has debit and second have credit। तो डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो एक बार फिर से अपने लोग इस डिफिनीशन को गो थ्रू कर लेते हैं, जो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब ये जो बेस्ड है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। यदि चैप्टर नंबर 5 हम देखें तो पूरा चैप्टर नंबर 5 इसी को प्रूफ करता है, जो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, चाहे वो अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्म में हो, चाहे एडजस्टमेंट के फॉर्म में हो। तो आइए हम अपने लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को ही और थोड़ा एलोबरेट करते हैं। तो सेकेंड नंबर पॉइंट लिखते हैं अपने लोग, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहना चाहता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है
टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। जैसा कि डिफिनीशन से ही क्लियर था, जो एवरी ट्रांजैक्शन हैव इक्वल अमाउंट ऑफ डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, तभी तो टोटल एसेट बराबर हो जाएगा टोटल लायबिलिटी के। इसी को यदि हम और थोड़ा एलोब्रेट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल एसेट को सीधे मैं एसेट लिखता हूँ, आगे समझने में ठीक रहेगा, क्योंकि टोटल एसेट बार बार लिखना उतना ठीक नहीं लगता है। मैं एसेट को वैसे डिफाइन कर दूंगा, जो एसेट में क्या सब कवर हो रहा है, तो अभी इसको एसेट ही लिख देते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। यहाँ पर टोटल लायबिलिटी में इन्होंने बस दो चीज़ कंसीडर किया है। क्या सब? एक तो हो गया आपका नॉर्मल लायबिलिटी प्लस सेकेंड इन्होंने किया है कंसीडर क्या? कैपिटल। इसी को यदि लायबिलिटी को मैं कहूँ तो इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी हम बोल सकते हैं। कैपिटल को यदि मैं कहूँ तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो इसे ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, ऑनर्स इक्विटी, और सेकेंड इसको इंटरनल इक्विटी भी कहते हैं, इंटरनल इक्विटी। यदि हम इसे इंटरनल इक्विटी कहेंगे तो फिर इसको भी हम एक्सटर्नल इक्विटी तो बोल ही सकते हैं, क्यों नहीं। एक्सटर्नल इक्विटी, ये एक्सटर्नल है। तो जैसा कि हमने देख लिया, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी लायबिलिटी को एक्सटर्नल लायबिलिटी या एक्सटर्नल इक्विटी कहा जाता है, और कैपिटल को ऑनर्स इक्विटी या इंटरनल इक्विटी भी कहा जाता है। ये आप यदि पूरा जितना अच्छे से अपने माइंड में बिठा लोगे, आपके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितना भी इस पे बेस है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आप ये अच्छे से समझ लेना, आगे का जितना भी क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन होगा वो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस होगा। तो इसी को यदि मैं और फिर से थोड़ा एक्सपेंड करूं, एलोब्रेट करूं, तो जैसा कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल था, तो यदि हमें इसमें बोल देगा कैपिटल निकाल दो, तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। और यदि इसी तरह मुझे पूछ दे जो लायबिलिटीज बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एसेट्स तो वही रहेगा बट माइनस में आ जाएगा आपका क्या? कैपिटल। होप सो आप इस दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे, एक ये और नेक्स्ट ये। तो आओ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा वो मैं नोट करवा देता हूँ। तो जैसा कि अपने लोग ने नोट्स में लिखा था, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इसमें क्या सब आता है? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये जैसे कि नाम से ही लगता है, ये मालिकाना नहीं होगा, ये बाहर वाला कोई होगा। तो एक्सटर्नल में आ जाएगा आपका जो इंटरनल नहीं होगा, जैसे कि
पहला हमारा हो गया क्रेडिटर। इसी तरह दूसरा हम यदि लिखें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये अभी आप लिख लो, मैं आगे के वीडियो में इस सब को मैं अलग से क्लियर करूँगा डेफिनेशन के साथ। ये सब एडजस्टमेंट वाले पार्ट में कंसीडर किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, एक्रूड इनकम क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है। तो ये सब अभी आप लिख लो, ये आप टेंशन ना लो जो सर ये क्या होता है, तो ये आगे के वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। इसी तरह एक्सटर्नल लायबिलिटी में एक और आ जाएगा आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट एक था एसेट्स। वहाँ तो मैंने एसेट्स वैसे ही लिख दिया, बट एसेट्स में क्या सब आता है, तो एसेट्स को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हमारा हो जाता है फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड हो जाता है हमारा करंट एसेट। अब बारी बारी से अपने लोग देखते हैं फिक्स्ड एसेट में क्या सब आता है एंड करंट एसेट में क्या सब आता है। फिक्स्ड एसेट जिसका होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ हो। फॉर एग्जाम्पल में क्या सब इसका आ जाएगा, वही जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये सब इसका एग्जाम्पल है। आता तो बहुत है बट नॉर्मली अभी आप इतना एग्जाम्पल कंसीडर करके चलो। इसी तरह सेकंड हमारा क्या है, करंट एसेट। तो जब ये फिक्स्ड एसेट हमारा हो गया होल्डिंग पीरियड मोर देन 12 मंथ, तो करंट एसेट का कितना हो जाएगा, होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ या बिलो अप 12 मंथ। तो वही लिख लेते हैं, होल्डिंग पीरियड अप टू 12 मंथ्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या सब हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि हमारा हो गया स्टॉक, और क्या हो जाएगा डेटर। ये डेटर है, यहाँ बी साइलेंट होता है, तो ये सब आप प्रोनाउंसिएशन तो मुझे लगता है अच्छा ही आप करते होगे। तीसरा है ऐसे ही कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है बट अभी आप यहाँ इतना ही कंसीडर करके चलो। हमारा थर्ड पॉइंट है कैपिटल। कैपिटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो अपने लोग को मेनली दोनों कैपिटल समझना होगा, जो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है एंड क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है। तो पहले अपने लोग क्लोजिंग कैपिटल देख लेते हैं, देन फिर ओपनिंग देखेंगे, क्योंकि यदि हम क्लोजिंग समझ लेंगे तो ओपनिंग इजीली समझ लेंगे। तो इसलिए पहले अपने लोग क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमें निकालने के लिए यदि बोलेगा तो इसमें या तो हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया रहेगा और नहीं तो कंप्यूट करना पड़ेगा, मेनली दे ही दिया रहेगा। तो आइए देखते हैं, जब ओपनिंग कैपिटल दे दिया रहेगा तो अपने लोग क्लोजिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले आ ही जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। फिर
आपने जर्नल एंट्री जब देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। यदि आपने नहीं देखा होगा अभी तक तो कोई बात नहीं, आने वाले चैप्टर में हम उसे बहुत ही डिटेल्ड वे में देखेंगे। अभी आप सिर्फ ये समझ लो, हमारा जो ओपनिंग कैपिटल है वो तो ओपनिंग है ही, और यदि ड्यूरिंग द पीरियड यदि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो वो ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो एडिशनल कैपिटल मैं इसे लिख देता हूँ, एडिशनल कैपिटल, ये भी आ गया। फिर इसमें प्लस क्या हो जाएगा, यदि ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी ने या बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया होगा तो उस पर भी ऑनर का ही राइट होता है। तो इसलिए यदि प्रॉफिट इसने किया होगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर यदि प्रॉफिट ऐड होगा तो यदि बिजनेस ने लॉस किया होगा तो उससे भी तो हमारा कैपिटल फिर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हम लॉस को माइनस कर देंगे। इसी तरह यदि हम देखें एडिशनल कैपिटल, यदि इसने ड्यूरिंग द पीरियड यदि बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है तो ये कैपिटल इंक्रीज कर रहा है, प्लस हो रहा है, तो जब ये ड्राइंग करेगा तो वो तो कैपिटल डिक्रीज कर देगा, तो इसलिए हम ड्राइंग को माइनस करेंगे, तो माइनस ड्राइंग। तो ये हमारा आ गया क्या, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। हमने जब क्लोजिंग कैपिटल कंप्यूट किया है तो इसमें हमने क्या किया है, ओपनिंग कैपिटल को बेस लिया है, एडिशनल कैपिटल ऐड किया है, प्रॉफिट ऐड किया है, लॉसेस को माइनस किया है, ड्राइंग को माइनस किया है। इसी तरह यदि हम ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल बेस लेंगे, और जब क्लोजिंग कैपिटल हमने बेस लिया है तो जो सब अभी हमने ये किया है तो इसको तो हमें फिर उल्टा करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम यहाँ ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल बेस ले रहे हैं। तो जो सब अभी हमने ऐड किया है उसको माइनस करेंगे और जो सब माइनस किया है वो ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं इसी को कैसे कंप्यूट करते हैं। सेकंड हो गया हमारा वैसे ही फिर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल को बेस लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो जब हमने क्लोजिंग कैपिटल को बेस ले लिया है तो इसमें ऊपर हमने जो सब भी ऐड किया था अब उल्टा चलना पड़ेगा, मतलब उस सब को माइनस करना पड़ेगा, और जिस सब को माइनस किया था उस सब को ऐड करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हमारा क्या था, प्रॉफिट। प्रॉफिट वहाँ हमने क्या किया था, ओपनिंग कैपिटल में ऐड किया था, तो क्लोजिंग कैपिटल में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस प्रॉफिट। लॉस इसी तरह हमने वहाँ पर ड्राइंग को लेस किया था, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ड्राइंग को ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग प्लस। फिर हमने वहाँ पर लॉसेस को माइनस किया था, तो यहाँ लॉसेस को प्लस कर देंगे। तो इससे हमारा आ जाएगा क्या, ओपनिंग कैपिटल। तो इससे हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। होप सो क्लोजिंग कैपिटल आपको समझ आया होगा।